सो हमने कर लिया क्या, हमने कर लिया अपना इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, एंड ऑल्सो वी डिड हमारा ओम्स लॉ। एक नई चीज जिसके साथ में आई थी आपके पास में कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम देखते हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास में चेंज होती है, दे ड्रिफ्ट बाय वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी वाज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑल्सो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वो रिलेशन किया था, आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन किए सभी अलग अलग चीजों के साथ, राइट। अब हम बात करते हैं सेल्फ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल्फ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो व्हाट्स एन इलेक्ट्रिक सेल, ये तो पता ही होगा क्या होता है, बताओ। It is a device that converts chemical energy into electrical energy. स्ट्रक्चर नहीं बता मेरे भाई, स्ट्रक्चर में क्यों आ गए? सिंपल से बताओ ये क्या करता है आपके पास में, केमिकल एनर्जी को जो सेल के अंदर स्टोर केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स और जो आपने सॉल्व किया उसके अंदर उसके फॉर्म में, वो उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिस कारण से क्या रहता है, एक कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज रहता है, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई ये एक सोर्स है, इट इज अ सोर्स दैट मेंटेन्स a continuous flow of charge। क्या है ये, एक सोर्स है जो मेंटेन करता है एक कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आ गई बात। अब हमने कहा एक कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब आपके पास में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है आपके पास में, दैट इज वर्क डन हो रहा है। वर्क डन कब होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स हमारे पास में, so that's electromotive force, electromotive force, और इसे ही कहते हैं EMF of cell। क्या कहेंगे, EMF of cell, electromotive force is also known as EMF of cell। ठीक है, EMF of cell हमारे पास में, हमें पता है इलेक्ट्रिक सेल में क्या हो रहा है आपके पास में, चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहा है आपके पास में, चार्ज पार्टिकल्स आपके पास में फ्लो हो रहे हैं, मतलब कुछ वर्क हो रहा है आपके पास में, है कि नहीं, कुछ वर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है, ताकि जो कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज है आपके पास में इसको मेंटेन किया जा सके, टू मेंटेन दिस कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस, है कि नहीं। तो वर्क डन हो रहा है आपके पास में किसमें, पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में, किसमें हो रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में पूरे सर्किट में। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF of this is the work done in moving the positive charge in the circuit, in the whole circuit। भाई पूरे सर्किट में आपके पास में आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं, जिसके कारण करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट आपका कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है आपके पास में। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है फोर्स के कारण, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। समझ में आ गई बात, मतलब चार्ज पार्टिकल की जो फोर्स आपके पास में हो रहा है उसे कहेंगे। अब मान लो कि आपके पास में एक सर्किट है जिससे Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। Q is the amount of charge that flows throughout the circuit आपके पास में, and W be the work done। W ले लो आप, वर्क डन, तो क्या हो जाएगा, EMF equals to W by Q। EMF क्या आ गया आपके पास में,
W by Q। पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल यही होता है आपके पास में किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड में एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो जो वर्क डन हो रहा है आपके पास में पोटेंशियल। हाँ, ये फर्क है, समझ में आ रही है बात, बस इतना सा फर्क है आपके पास। अच्छा यूनिट बता दीजिए, व्हाट विल बी द यूनिट? जूल पर कूलम या फिर, समझ में आ रही है बात? यूनिट क्या रहती है आपके पास में? जूल पर कूलम या फिर आपके पास में वोल्ट, आपके पास में सेम एज पोटेंशियल आपके पास। सो व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होगा आपके पास में? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रूआउट अ सर्किट, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज 1 वोल्ट। समझ में आ रही है बात? क्या हो जाएगा आपके पास में? दोबारा लिख लो, कहता है व्हेन 1 जूल of work is done in moving 1 coulomb charge through a closed circuit, the EMF produced, the EMF of cell is said to be 1 volt। वही बेसिक सा तरीका जो आपके पास में निकालने का, हाँ या ना? अच्छा अब देखो, अब हमें पता है कि आपके पास में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज किससे, कहाँ से फ्लो हो रहा है? सेल के अंदर। ये सर सेल के अंदर हो रहा है आपके पास में, मतलब जो सेल के अंदर मटेरियल है, क्या मटेरियल है? इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ताकि वो ना फ्लो करे, हाँ या ना? उसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल आर से, कैपिटल आर से नहीं, स्मॉल आर से आपके पास। तो ये क्या है आपके पास में? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड resistance offered by the electrolyte of cell it is the resistance offered by the electrolyte of cell to the flow of current। जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है उसको जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है आपके पास में किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसे क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल आर, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ऐसा यूनिट क्या होगी भाई? हाँ क्या यूनिट आपके पास में रहती है? भाई रेजिस्टेंस ये चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो तो यूनिट तो रहेगी। रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस हमारे पास में ऑफर कर रहा है क्या? इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास में सेल में स्टोर्ड है आपके पास। समझ में आ गई बात? दैट मींस व्हाट? कुछ फैक्टर्स होंगे जिस पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, हाँ या ना? किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, भाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? हाँ
कंसंट्रेशन। ये सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोलाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन पे डिपेंड करेगा हमारे पास में कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट के कोई चेंज आएगा इसमें भी चेंज आएगा आपके पास में, यस और नो। जैसे कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से उसका डिसोसिएशन वेरी करेगा आपके पास में, यस और नो। तो कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में, साथ ही आपके पास में डिपेंड कर कैसे करेगा आपके पास में कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R will be what, this will be directly proportional to the concentration of electrolyte। अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो मेरे पास में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपके पास में। साथ ही डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, पार्शियली आयनाइज हो रहा है आपके पास में, तो ये इस पे डिपेंड करेगा आपके पास, राइट। कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है या फिर पार्शियली आयनाइज हो रहा है, उसके आयनाइजेशन पे डिपेंड करेगा आपके पास। साथ ही आपके पास में जो ये डिपेंड करता है, आपको जब सेल का वैल्यू आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की बीच में जो सेपरेशन, दैट इज व्हाट, रेजिस्टेंस सेल पे डिपेंड करेगा आपके पास। जो हमारा फॉर्मूला है ना उसी से करेंगे हमारे पास, R=ρL/A, यही होता है आपके पास में। तो आप जब सेल की बात करते हो हमारे पास में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काउंट होता है, इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपके पास में L हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टिविटी को डिटरमाइन करेगा, हाँ या ना। तो हमारे पास रेजिस्टेंस नॉर्मल में किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे किसकी बात होगी, इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, उसका कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर का उसके इफेक्ट क्या हो रहा है, समझ में आ रही है बात, भाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो रहा है। साथ ही आपके पास R क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, L यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या आ जाएगा आपके पास में कि भाई हमारा जो स्मॉल r है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रही है ना बात, अट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वही है, बस जैसे जैसे नई नई चीज पढ़ रहे हो तो उस नई चीज के टर्म्स में उसको हम डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसका, इलेक्ट्रोलाइट जो आपने रॉड्स डिप करी है ना आपने उनका, एंड दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आई बात, क्या होगा आपके पास में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो आपने इलेक्ट्रोड्स उसमें, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स डिप करें, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, नहीं तूने पहले इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था, तूने इलेक्ट्रोलाइट बोला था, सॉरी मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, वही मैं इलेक्ट्रोलाइट को जा रही थी, बोल रही थी मुझे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, फिर वही चीज लिख रही एब्सेंट, बुढ़ापा आ रहा है बेटा क्या करें, ओके ये चीज समझ में आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, किसी एक फील्ड में आपके पास में एक पॉइंट पे जो आपके पास पोटेंशियल है वही दूसरे पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब जब हम सेल की बात करते हैं तो दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ टर्मिनल्स के बीच का होगा, यस और नो, हाँ कि ना, तो जोर से बोलना,
आप लोग कहते हो कि हमने बोला था, मैंने तो सुनाई नहीं दिया भाई, जोर से बोलो यार। जब भी मैं सवाल पूछती हूँ समझा करो जयकारा लग रहा है, और जोर से बोला। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो हमने बेसिक पढ़ा है उसी को हम अब सेल के टर्म्स में पढ़, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। जो बेसिक पढ़ा है आपके पास में उसी को सेल के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास में भाई, किसी भी क्लोज सर्किट में जब सेल आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी क्लोज सर्किट में जब आपके पास में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, क्या है आपके पास में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, ये कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या रहेगी, वही पोटेंशियल डिफरेंस की जो होती है वोल्ट। यूनिट क्या रहेगी, वही जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की होती है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए आप, दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन, अगर किसी क्लोज सर्किट में आपके पास में करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है आपके पास में, करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी क्लोज सर्किट में आपके पास में करंट फ्लो हो रहा है, दैट मींस आपके पास में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस देन है ईएमएफ। जब वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ईएमएफ के, तब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो फॉर करंट फ्लोइंग आपके पास में दिस शुड बी ऑलवेज व्हाट, लेस देन, ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। हमेशा क्या होगा, लेस देन ईएमएफ होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। अब देखो, हमने देखा कि भाई आपके पास में एक तो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके कारण आपके पास में जो है वो करंट क्रिएट हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके कारण करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा आपके पास ये इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स भी तो है, जिसके कारण आपके पास में हो रहा है। साथ ही जो आपका सेल है उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, वो ओपोज करेगा। मतलब क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी अ पोटेंशियल फॉल, यस और नो। जब वो उसको ओपोज करेगा तो क्या होगा आपके पास में, एक पोटेंशियल फॉल होगा हमारे पास में, यस और नो। इसी कारण से आप देखोगे क्योंकि पोटेंशियल फॉल हो रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लेस देन आएगा आपके पास ईएमएफ से। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ईएमएफ भी क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसके कारण हो रहा है, टर्मिनल एंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उसके कारण आपके पास में जो कंटीन्यूअस चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमारा ये एक चीज है। तो अगर ये आपके पास सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, हाँ या ना। प्रैक्टिकली बात करें तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, पर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आपके पास में, बिकॉज द सेल हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब वो खुद से ओपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को। एंड इफ इट इज ओपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्वियसली अगर करंट जो है वो 10 की स्पीड से आ रहा तो 9.5 हो गया मान लो, तो पोटेंशियल कम हो गई आपके पास में, सो देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर दिस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। याद रहेगी बात, शुड आई राइट दिस, ये याद रहेगा, याद रहेगी पक्का, खुद से लिख लेना अपने पास में, क्योंकि फिर इस पे क्वेश्चन दूंगी तो याद नहीं रहता। चलिए अब इन सबके बीच में रिलेशन करते हैं हमारे पास, इन सबके बीच में रिलेशन करते हैं, एक सर्किट ले लेते हैं। We have a cell, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, मान लो इसका ईएमएफ, ईएमएफ क्या है आपके पास में, हमें पता है सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल, हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आ सकता है, रेजिस्टेंस ले लेते हैं जो सर्किट के साथ कनेक्टेड है, करंट कैसे जाएगा भाई,
पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आ गई बात? अगर मान लो इस सर्किट में से कोई करंट नहीं बह रहा, इस सर्किट में से कोई करंट नहीं बह रहा, सबसे if no current, means I zero, इसका मतलब क्या हुआ? सर्किट कैसा होगा? ओपन होगा। कि क्लोज सर्किट में तो करंट फ्लो होगा ही होगा भाई आपके पास। दैट मीन सर्किट क्या होगा? ओपन होगा आपके पास में। तो हमारा सर्किट कैसा? अगर ये ओपन होगा तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मींस व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है आपके पास में? ईएमएफ के। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो प्रेशर बनता है तो दिमाग खुलता है, दिमाग खुलता है तो कंसंट्रेशन नहीं। आई कैन डू वन थिंग। तो आपके पास में क्या आ गया? भी हमारे पास में हमने देखा कि भाई जब आपके पास में कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब क्या है आपके पास? करंट जीरो है, तो आपके पास में टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया आपके पास में। ठीक है, अब मान लेते हैं भाई हमारे पास में सेल की अपनी एक ईएमएफ है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आपके पास में। ये ले लिया ईएमएफ, ले ली इंटरनल रेजिस्टेंस आपने ले लिया आर। तो आई क्या होता है आपके पास में? आई होता है भाई वी बाय आर। जैसा ना, और अगर हम इसी चीज इसके लिए देखें तो आई क्या हो जाएगा आपके पास में? V मतलब पोटेंशियल मतलब ईएमएफ, E अपॉन रेजिस्टेंस। क्या है? दो रेजिस्टेंस है आपके पास, एक जो इंटरनली बैटरी आपके पास में बैटरी में सोर्स में आपके पास सेल में है, और दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपके पास। सो इट विल बी R प्लस R। हाँ या ना? हम दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं, हम दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? V बाय R इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R आ जाएगा आपके पास। अब हमें निकालना है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बाय क्रॉस कर दो और निकाल दो, डायरेक्ट लिख दूं? समझ में आ जाएगा? लिख देती हूँ, फिर बताइए मुझे समझ में आएगा। क्रॉस किया, ये आ गया, ये अंदर चला जाएगा। V R इक्वल्स टू R कॉमन ले लो, E माइनस, ये तो नीचे डिवाइड में ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास? E बाय V माइनस। हाँ या ना? ये चीज निकाली थी। तो R आ गया आपके पास में क्या? स्मॉल r क्या आ गया आपके पास में? E बाय V माइनस 1 होल इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? और अगर हम इसको जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन से निकालें, तो टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी आपके पास? क्योंकि जो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है आपके पास में, वो होता है आपके पास में ईएमएफ इक्वल। दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन। उस डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या थी? लिखी नहीं मैंने डेफिनेशन। Potential difference between the two terminals. Potential difference between the two terminals. भाई EMF क्या है? E. EMF इक्वल होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के। एक पे अगर V है, दूसरे पे IR है आपके पास,
इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है आपके पास में। ईएमएफ किसी सेल की क्या है आपके पास में, ईएमएफ होती है मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में व्हेन द सर्किट इज ओपन। कब, जब सर्किट ओपन है आपके पास में, तो वो होती है ईएमएफ आपके पास में। और वहीं पे अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो आपके पास ये होता है जब क्लोज होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हेन इट इज क्लोज्ड। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपके पास में, पोटेंशियल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। सबसे पहला डिफरेंस लिखवाऊं, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या है आपके पास में, इट इज द मैक्सिमम potential difference between the terminals when the circuit is open। ठीक है, जब सर्किट ओपन है आपके पास और वो क्या हो जाएगा आपके पास में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स when the circuit is closed। जब आपका सर्किट क्या है, क्लोज्ड है आपके पास में, अब आपके पास, ठीक है। Now EMF is independent of resistance, this is independent of resistance। अब पोटेंशियल क्या होती है, this depends on resistance। ये उसके जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है आपके पास में उस पे डिपेंड करेगी आपके पास में, और साथ ही किस पे डिपेंड करती है, करंट। दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन करंट। प्लीज आइए क्वेश्चन टू आना, करंट पे डिपेंड करेगा, करंट को बढ़ाओगे तो ये भी चेंज हो जाएगा आपके पास में। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नेचर, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट पे जो है वो आपके पास में डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है। हाँ है ना, इसके साथ ही आपके पास में ईएमएफ क्या है, ये किसी भी सोर्स के पास होगा, कोई भी सोर्स जो आपको करंट सप्लाई कर रहा है उसके पास होगा। ये किसके पास होगा, ये होगा जब क्लोज सर्किट में करंट पास होगा, ये होगा जब क्लोज सर्किट में करंट पास होगा तब प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ क्या है आपके पास, इट इज अ कॉज। ईएमएफ क्या है, इट इज अ कॉज, मतलब किसी चीज के होने का रीजन, चार्ज के फ्लो करने का रीजन है ये आपके पास में, क्योंकि सोर्स के पास इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट हो रहा है, इस कारण से जो है वो चार्ज फ्लो हो रहा है हमारे पास। पोटेंशियल क्या है, इफेक्ट है। इस सेक्शन में ये पॉइंट बहुत है। पोटेंशियल क्या है आपके पास में, इफेक्ट है आपके पास में, कि जब चार्ज फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो होने के बाद में क्या दिखा कि दोनों पोटेंशियल पे डिफरेंस है। समझ में आ गई बात, पक्का वाली, इसीलिए कहा था डिफरेंस लिखवा दूं, क्योंकि कई बार 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना पार्ट्स वाले में, उसमें एक पार्ट में दे देंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंशिएट कीजिए। यू हैव टू डू दिस। ये कह रहे हैं कि जब आप एक वोल्ट मीटर को सिंपली जो है वो आप एक बैटरी से सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो वोल्ट मीटर है हमें वो रीडिंग दे रहा है कितनी, 2.2 वोल्ट। कितनी दे रहा है, 2.2 वोल्ट की आपके पास। पर जब मैंने उसको जो है वो एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया 5 वोल्ट, तो वो हमें रीडिंग दे रहा है, मतलब उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और उसकी रीडिंग आ रही है 1.8 वोल्ट। कितनी आ रही है, 1.8 वोल्ट। कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, मतलब स्मॉल आर। क्या किया,
ये लगाया, डायरेक्ट लगा दिया, क्या आ जाएगा? कितना था? ई कितना है? 2.2, ये आ गया 1.8, 1.8 इनटू में आर कितना है? 5। मतलब सॉल्व करके आ रहा है 10/9। कौन सा? इसमें भी यही आएगा बेटा, ये वो लगाना क्यों? आर ई अपॉन बी माइनस 1 सेम चीज है, क्योंकि माइनस 1 कैसे आया? इसको अलग अलग करने पे तो आया, ऐसे ही आएगा। कैलकुलेशन किया, अरे कितनी बार कहा है कैलकुलेशन एट द एंड, तो भी पॉइंट हटा 11 अपॉन 9, 11 माइनस 9 क्या होगा? 2/9, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। अच्छा 150 था क्या? इतनी खतरनाक हरकतें मत कर, लास्ट में किया करो वो डिवाइड, तभी तुम्हारा आंसर पॉइंट पॉइंट में फिर तुम परेशान रहते हो। हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। कहता है सेल ऑफ EMF E at internal resistance R gives a current of 0.5 एम्पीयर। कितना दे रहा है? 0.5 एम्पीयर। I कितना है भाई? Within an external resistance of 12 and a current of 0.25 ampere with an external resistance I1 R1 current. I2 is 0.25 ampere, 25. Never find internal resistance R. Internal resistance R क्या होगा वो बताओ, कैसे बताओ? भाई बी तो दिया ही नहीं है, बी दिया है, पोटेंशियल ड्रॉप तो दिया ही नहीं है, इसे थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, I equals to E upon R plus नीचे वाला प्लीज नहीं दे, मैं क्या बहरी हो गई क्या? थोड़ा जोर से बोला कर यार, समझ दीदी जोर से सुन ले, उधर कूलर चल रहा है, उधर वो नीचे वाला हॉकर 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 चिल्ला रहा है, बहुत जोर से बोला। इसको इसलिए लगा रखा है कि जब कॉल आए तो पता चलता जाए, वरना 99% ऐसा होता है कॉल्स गायब हो जाती है। I equals to E by R आपके पास में, I पहले वाला केस ले लेते कितना है? 0.5 into E कितना है? अरे E कितना? E तो दिया ही नहीं है, वो E तो दिया ही नहीं है, फिर स्मॉल r दिया है, स्मॉल r भी नहीं दिया हुआ है, मतलब 12 प्लस E हो जाएगा आपके पास में 12 प्लस 12, ठीक है? तो यहाँ से मैं E का एक्सप्रेशन निकालती हूँ तो क्या आ जाएगा? 0.5 equals to E 12 प्लस r, E into 12 प्लस r, यही आएगा। हाँ या ना? क्या बोल रहे बच्चे? हाँ मैंने क्या लिखा है? अरे भावनाओं को समझ, भावनाओं को समझो, ठीक है? ये भी सही बोला तुमने, ये बताना। E इक्वल्स टू बोला तो मैंने यही था, E इक्वल्स टू
चैनल की तरफ देखेंगे तो देखते स्क्रीन पे कुछ होता नहीं है। इधर की सेम केस लग जाएगा E अपॉन R प्लस R। तो इसमें कितना है करंट 0.25 इक्वल्स टू ईएमएफ पता नहीं हुआ है, R निकालना है, ये 25 क्रॉस कर देते हैं 0.25 R प्लस 25 ये आ जाएगा आपके पास में। अब दोनों ईएमएफ तो सेम ही होंगे ना आपके पास में, आए ना, सोर्स तो सेम ही है आपके पास, तो ईएमएफ सेम ही रहेगा, दोनों को इक्वेट करके स्मॉल r निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 × 12 आप करोगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 0. और ये कितना हो जाएगा 0.25 r प्लस 6.25। दोनों ही सेम होंगे आपके पास में, दोनों को इक्वेट करो। दोनों को जो है वो इक्वेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0.25 r इक्वल्स टू 6 माइनस ये करोगे तो 0.2, मतलब r कितना आ गया 1। अब किसी में भी एक में पुट करके निकाल लो, क्या आ जाएगी 6.5। समझ गए बालक? पक्के वाली बात, आगे करा दूं या इतना ही रहने दूं?